बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला फिर ताखीर का शिकार हो चुका है। उस फैसले को मौखर कर दिया गया। वो फैसला सुनाया जाना था और वो फैसला अब मौखर हो गया। उसके पीछे डिटेल रीजनिंग क्या है ये मैं आपके सामने रखूंगा कि वो फैसला क्यों ताखीर का शिकार हो रहा है और जो डिलिंग टेस्टिक्स हैं वो क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए, एक इतना इंपॉर्टेंट केस, उसमें बयानात कलमबंद हुए, जिरा हुई, उसके बाद वकला के दलाइल, दोनों साइड्स के दलाइल, नैब के, और उसके बाद इमरान खान की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका मौक़िफ़, फिर इमरान खान के वकील का, इमरान खान के जो वकील है उनका मौक़िफ़। अब देखिए ना, एक तो पाकिस्तान के अंदर एक अमूमी तासुर ये है कि जी नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है और नैब ने माजी के अंदर ये किया। जब नैब इन्हीं के हाथ से ये फैसले दे रहा था तब नैब बहुत अच्छा था। जब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जैसे लोग, जिनकी वीडियोस आती थी और उनकी वीडियोस ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, लोगों के, कई लोगों के तो मोबाइल्स में मौजूद है, और फिर जिस तरह वो सारा सिस्टम, उसकी डोरे कौन हिला रहा था? जनरल बाजवा किसको इस्तेमाल करते थे? साकब निसार को। साकब निसार के साथ साथ वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को इस्तेमाल करते थे। और इमरान खान ने ही कहा था ना कि हम मुखालफिन के खिलाफ इतने केसेस बनाएंगे कि हम इनको जेलों में डाल देंगे, हम जेलें भर देंगे। तो सर, इमरान खान ने जो अपने दौर में किया है वो तो शायद वो भूल गए हैं, क्योंकि वो जो उनके हक में लिखते हैं, जो उनके हक में बोलते हैं, जो रात को टीवी टॉक शोज में आकर उनकी हमायत करते हैं, शायद वो भी भूल गए हैं। पहले उनका नैरेटिव कुछ और होता था हमारे दोस्तों का, आज उनका नैरेटिव यकसर तब्दील हो चुका है। और फिर हमें बाद में यह सुनाया जाता है कि जी चूंकि हम तो उस वक्त भी खिलाफ थे उस निज़ाम के, तो आज भी उस निज़ाम के खिलाफ हैं। भाई, निज़ाम के खिलाफ नहीं है, डॉलर्स का कमाल है। किसका कमाल है? डॉलर्स का कमाल है। अब ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, दरअसल ये केस ओपन एंड शट केस है। देखें, अगर इसकी बात करूं तो मेरा ख्याल है इस केस में तो कोई डिलिंग टेस्टिक्स इस्तेमाल होने नहीं चाहिए थे। लेकिन अब कुछ लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोगों के ज़हनों में दो पॉइंट्स आ रहे हैं। वो ये कि ये जो फैसला मौखर हुआ है ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है। बहुत से लोग इसकी वजूहात जानना चाह रहे हैं कि ये फैसला जो ताखीर का शिकार हो रहा है ये किस बुनियाद पर हो रहा है। देखिए, इसकी बुनियाद कोई कमजोर बुनियादें नहीं है, इसकी बुनियादें बहुत मजबूत हैं। लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि नवंबर के बाद, 26 नवंबर 2024 के बाद ऑनवर्ड जो पॉलिटिकल सिचुएशन एक तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल क्राइसिस की सूरत में सामने आई, अब तहरीक इंसाफ ने बेहतर समझा कि हम मुज़ाकरात की मेज पर बैठ जाते हैं। अब मुज़ाकरात की मेज पर बैठ गए और हुकूमत के साथ मुज़ाकराती, जो हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी है उसके साथ डायलॉग्स पर बातचीत का अमल शुरू कर दिया गया। इसलिए क्योंकि रास्ता कोई नहीं था, दरमियानी ऑप्शन कोई नहीं था। अब मुज़ाकरात में या तो गिव एंड टेक पर बात होती है, या कुछ लो या कुछ दो। गिव एंड टेक का मतलब होता है कुछ लो या कुछ दो। अब तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त तो देने के लिए भी कुछ नहीं है और लेने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो बहुत कमजोर है, मॉरली तौर पर बहुत कमजोर है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब तहरीक इंसाफ समझती है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, क्योंकि इमरान खान साहब ने चूंकि कहा कि मुज़ाकराती अमल शुरू हो चुका है, तो इसलिए भी एक तासुर यह जा रहा है कि शायद मुज़ाकराती अमल का कोई मुस्बत या हतमी नतीजा निकलने तक 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला ताखीर का शिकार रहेगा। ये 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है, दरअसल ये मुज़ाकराती अमल से जुड़ा हुआ है। और मुज़ाकराती अमल किससे जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, पाकिस्तान की मुक्तदरा से। क्योंकि हुकूमत मुक्तदरा की गारंटी पर पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डायलॉग्स कर रही है। और वो इसलिए कर रही है क्योंकि जब मुक्तदरा चाहेगी, जो ऑप्शंस मुक्तदरा देगी, उन्हीं ऑप्शंस के ऊपर तहरीक इंसाफ को गौर फिक्र करना पड़ेगा और उन्हीं को मनोअन कबूल करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के पास ना तो कुछ देने के लिए और ना कुछ लेने के लिए। पहले इमरान खान ने यह शराइत रखी कि जी इलेक्शंस करवाए जाएं दोबारा से, पूरे मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो फरवरी 2024 के इलेक्शंस हुए थे, 8 फरवरी 2024 के, इसका ऑडिट करवाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि जी इस पर एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए।
फिर उन्होंने कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो दायर दरख्वास्तें हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठे, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठे। फिर उनको ये भी बड़े गिले शिकवे थे, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई है और जो जनरल सैयद आसिम मुनीर मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनकी अब से जो टर्म है वो 5 साल होगी, अब हम उसको अब से काउंट करेंगे। ये जब से आर्मी एक्ट में तरमीम हुई लास्ट ईयर, तो जो पाकिस्तान की कौमी असेंबली और सेनेट ने जो एक बिल पास किया आर्मी एक्ट में तरमीम का, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि जनरल सैयद आसिम मुनीर 5 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इस फैसले ने तहरीक इंसाफ को मॉरली तौर पर बहुत डैमेज किया, क्योंकि तहरीक इंसाफ का नैरेटिव तो फौज के खिलाफ था ना, कि 9 मई जो हुआ ये दरअसल तहरीक इंसाफ का नैरेटिव इसलिए था क्योंकि तहरीक इंसाफ की पूरी ख्वाहिश और पूरी तमन्ना थी, सिर्फ उनकी नहीं थी, जनरल फैज जो साबिक DG ISI थे, उनकी भी तमन्ना और ख्वाहिश थी कि जनरल सैयद आसिम मुनीर का तख्ता उल्टाया जाए, उनका तख्ता उल्टाया जाए, उनको बगावत से फारिग कर दिया जाए और उसके बाद इमरान खान साहब जो है उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्योंकि पीछे उमर अताब बंदयाल बैठे थे और कोशिश यही थी कि किसी तरह इलेक्शंस को मैनेज करना। आपको याद है कि जो उमर अताब बंदयाल ने जस्टिस एजाजुल एहसन और तीसरे जज जस्टिस मुनीब अख्तर, 3 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया था कि पंजाब में इंतखाबात होने चाहिए, तो वो दरअसल फैसला जो था वो सासुमा का फैसला था, और इसलिए कि जी जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो ये मैनेज हो जाएगा। अब 190 मिलियन पाउंड केस में कुछ भी ढका छुपा नहीं है। देखें, उसमें आप ये भी देख लें कि मलिक रियाज साहब का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो जिस तरह से उसके डॉक्यूमेंट्स, फिर वो किस तरह से ट्रांसफ़र हुई, फिर किस तरह से घपले हुए, फिर किस तरह से 2 नंबरियाँ हुई, सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। सिर्फ फैसला सुनाना है। पहले, इससे पहले कोई और जज थे, फिर जो हैं नासिर जावेद राणा साहब जो एहतसाब अदालत के जज हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज हैं। अब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट एक अदालत है ना, एक अदालत के इख्तियारात है उसके पास, तो हम ये नहीं कह सकते कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है वो फैसला नहीं सुना सकती, या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को फैसला सुनाने का इख्तियार नहीं है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट एक अदालत है, उसके पास इख्तियारात हैं, वो किसी की डिक्टेशन पर तो फैसला नहीं सुनाएगी। लेकिन वो लोग जो अब ये कह रहे हैं, जो अब चीखें मार रहे हैं कि नैब का जो कानून है काला कानून है, पहले अपने दौर में इसी नैब के कानून को 1 नंबर कानून कहते थे। इसी नैब के कानून को वो जो इनका मशीर था एहतसाब का, शहजाद अकबर, जो अकाउंटेबिलिटी का एडवाइजर था इमरान खान का, जो इनकी काबीना का हिस्सा था, वो डरपोक इंसान, वो बुज़दिल इंसान, वो जो बाहर के मुल्क में भागा, वो भगोड़ा जो काउंसलर भी नहीं बन सकता था, उस शख्स ने मुत्तअद बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि नैब का कानून जो है वो एक काला कानून नहीं है, ये हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, हम तो इनके खिलाफ करप्शन के शवाहिद इकट्ठे करके बैठे। भाई कितनी करप्शन के जो शवाहिद है वो इकट्ठे किए, बताओ कितनी रिकवरी हुई, कितना पैसा कौमी खजाने में जमा हुआ, ये भी बताओ कौम को। और मैं मुबश्शिर लुकमान साहब को सुन रहा था, तो मुबश्शिर लुकमान साहब इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंकर, और वो बड़े ज़बरदस्त और बड़े दबंग जो है वो तज्जिया निगार भी हैं, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। तो मुबश्शिर लुकमान साहब और गौहर भट्ट साहब बैठे हुए थे। गौहर भट्ट साहब जो जिनका चैनल है सियासता, वो इस नाम से करते हैं, यूट्यूब के ऊपर अपने वो करते हैं, व्लॉग्स भी करते हैं। और तीसरे आई थिंक थे वो शौकत यूसुफजई साहब थे, और चौथे इफ्तिखार अहमद थे। इफ्तिखार अहमद साहब भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो सीनियर सहाफ़ी हैं, और जियो न्यूज़ के ऊपर वो जब उन्होंने जवाबदेह किया था, वो प्रोग्राम जो एक पॉलिटिकल टॉक शो था, तो वो बड़ा वायरल हुआ था। तो उस प्रोग्राम के अंदर मुबश्शिर लुकमान साहब कह रहे थे कि वो लोग जो कह रहे हैं कि 26 नवंबर को जी तहरीक इंसाफ के शोधा जो है उनको शहीद किया गया, तो उन्होंने कहा कि जी आज तक तहरीक इंसाफ ने गैरत नहीं की कि जिन लोगों को वो शोधा का नाम दे रहे हैं, उन शोधा को, जिन शोधा की वो बात कर रहे हैं, उन शोधा के लिए वो थाने में जाकर FIR करवाते। वो जो 278 या पता नहीं आई थिंक 269 या 278 लोग जिनके बारे में इन्होंने कहा, खुद बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि जी तहरीक इंसाफ के वो जो 278 आई थिंक या 269 शोधा हैं, हुकूमत उनके लिए मुआवजों का ऐलान करे। तो जब उन्होंने ये बात की तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी हुकूमत मुआवजों का ऐलान करे। भाई इतनी गैरत थी तो आपने जाकर FIR करवानी थी इस हुकूमत के खिलाफ, इस रियासत के खिलाफ।
इन्हीं इदारों के खिलाफ जिनके खिलाफ आप बोलते हैं, और वो शुहदा की तस्वीर भी आज तक नहीं आई। तो सर देखें कि सियासत की सितम ज़रीफ़ी मुलाहिजा फरमाएं कि हम झूठ को भी किस तरह बेच रहे हैं और हम अपने आने वाली जनरेशन को कैसे तबाह कर रहे हैं, हम उनके जहनों को कैसे गंदा कर रहे हैं, कैसे जहर आलूद बना रहे हैं कि हम झूठ बेचते हैं, सोशल मीडिया पर बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी लोगों को झूठ भी सच लगेगा। हमारी आदत है ना, क्योंकि हमारी रगों में झूठ बसा हुआ है, और जो हमारी रगों में झूठ बसा हुआ है उसको हमने किसी तरह आवाम के सामने सच्चाई के तौर पर बयान करना है। तो सर हमारे जो ज़मीर है वो वैसे ही मर चुके हुए हैं। तो खान साहब जो है, एक तरफ तो ये बात की जा रही है कि जी मुज़ाकराती अमल उसका कोई नतीजा निकले तो फिर ये बात बनेगी, और अगर कोई मुज़ाकराती अमल का नतीजा निकल जाता है तो शायद 190 मिलियन पाउंड केस में खान साहब को लिवरेज मिल जाए, उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। देखिए मुझे ये मुज़ाकरात का जो मरहला है, ये फाइनल राउंड जो होगा या जो भी इसको आप कह लें, ये मुझे कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ के पास कुछ देने के लिए भी नहीं है, ना कुछ लेने के लिए। पहली बात तो ये तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के सामने जो मुतालबात रखे जाएंगे वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। इमरान खान साहब को कहा जाएगा कि चलो भाई सामान चुको दे बाहर जाना पड़ेगा, वो नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान में रहेंगे। वो कहेंगे कि जी मैं मजीद इंतशार पैदा करूं, मजीद मैं तकरीरें करूं, मजीद मैं रियासत को डराऊं, और रियासत इस पोजीशन में नहीं है कि वो इमरान खान के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करे। टू बी ऑनेस्ट, रियासत इस पोजीशन में नहीं है कि वो खान साहब के ऊपर ट्रस्ट करे, क्योंकि खान साहब ट्रस्ट ही नहीं है। पहले 9 मई कर दिया, जनरल बाजवा से लेकर फिर पता नहीं कहां कहां तक वो गए। फिर उन्होंने कहा कि जी अमेरिका की साजिश थी, जो बाइडन की साजिश थी, डोनाल्ड लू की साजिश थी, फिर उसके बाद जनरल बाजवा की साजिश थी, फिर वो साइफर भी झूठा निकला। उसमें जो बयान है खुद इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का, जो FIA को बयान कलम बंद करवाया गया, वो बयान ऑन द रिकॉर्ड है। साइफर कोई झूठ नहीं है जी, साइफर एक साजिश, साइफर जी एक हकीकत है और एक अमरीकी साजिश है। ये खान साहब भी कहा करते थे ना, ये मैंने तो नहीं बनाई थी कहानी, ना ये मैंने मफरूजों के ऊपर बनाई थी। तो सर ये कहानियां इन्होंने खुद बनाई हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि दूसरी खबर ये है कि एक तरफ मुज़ाकराती अमल जो है इसकी तो हमने बात कर ली, दूसरी तरफ ये फैसला डीलिंग टेस्टिक्स का शिकार क्यों हो रहा है। देखें इस वक्त सिस्टम के अंदर बहुत सी चीजें जो है वो किसी और तरह से ऑपरेट हो रही हैं, और सिस्टम के अंदर अभी तक आपको पता है कि जिस तरह खान साहब को रिलीफ के बंडल पैकेजेस मिलते रहे, खास करके वो मैं इशारतन बात कर रहा हूँ उस अदालत से जिस अदालत की वो तारीफें करते थे, ठीक है, उस अदालत से उनको रिलीफ के बंडल पैकेजेस मिलते रहे। और फिर बाद में जिस तरह ये सिस्टम ऑपरेट होता रहा, ये किसी से ढकी छुपी चीजें तो है नहीं। फिर एक और चीज कि सिस्टम के अंदर मौजूद लोगों को शक है कि अभी भी खान साहब की कहीं ना कहीं से सहूलतकारी हो रही है, तो शायद इसलिए भी कुछ लोग अभी मोहतात हैं और इसलिए भी 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला ताखीर का शिकार हुआ, क्योंकि अभी सिस्टम के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको कहीं ना कहीं से ये खबरें मिल रही हैं, और उनको ये बड़े बावसूख जराए खबर दे रहे हैं कि अभी जो है ना मामलात इतने सीधे नहीं है, क्योंकि खान साहब की सहूलतकारी बाहर की जो इंटरनेशनल ताकतें कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं। और जिन्होंने खत लिखे डेविड लैमी ने, फिर वो जो उनकी यूके की जो पार्लियामेंट, यूके की पार्लियामेंट के अरकान ने, उनके अरकान पार्लियामेंट ने खत लिखे, फिर अमेरिका की तरफ से एक दबाव है कि जी खान साहब को रिहा कर दिया जाए। तो सर मामलात इतने सादा नहीं है, खान साहब ने बचना तो कोई नहीं, मुज़ाकरात का हतमी नतीजा कोई नहीं निकलना, सजा उनको होनी है, नविश्ता दीवार है, लिखी हुई है और पढ़ के सुनानी है जज साहब ने, वो जिस दिन सुना दी सजा हो जाएगी, बात खत्म। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।